गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। चलिए ठीक है, स्ट्रेंथ काफी कम है क्योंकि यार मुझे भी क्लियर नहीं था ना कि आज क्लास होनी है कि नहीं है। कोई ऐसा कोई दिशा निर्देश तो आया नहीं था कि नहीं होनी है। मुझे तो अपना काम करना था। फिर थोड़ा सा देख लेते हैं जो भी है। टॉपिक आगे बढ़ा लेते हैं, इसके बाद जो है देखते हैं क्या। सबसे पहले जो प्रीवियस क्लास में आई थिंक कितना हो गया था, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो गई थी। ठीक है। तो उसके आगे मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि ये जितनी भी एल्गोरिदम्स हमने देखी हैं, ये सारी हमारा क्या है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं। जो कॉन्सेप्चुअल जो है, लॉजिकल जो एल्गोरिदम्स हैं, उनको भी आपको इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स आपको बतानी है, तो उनको भी आपको एक्सक्लूड करना है। ठीक है। किसी का माइक किसी का माइक ऑन है, उसको बंद कर लो। तो कौन दिया प्रेजेंटेशन हॉट एंड हॉट नहीं और किसका ऑन है यार? ये आदर्श का। चलिए ठीक है। ठीक है, सुनाई दे रहा है ना सभी को? यस सर। तो ये नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एल्गोरिदम्स थी, तो एक मैंने बताया था कि आपको मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, एंड इसके बाद जो है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग। ठीक है। ये आपको तीन और भी ध्यान रखनी है। देखते हैं कहाँ तक पहुंचे थे, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सी स्लाइड पर थे हम। हम्म। दिख रहा है सभी को? स्लाइड्स होंगी शायद, आई थिंक। तो ये मल्टी लेवल जो क्यू शेड्यूलिंग है। चलिए माइक ऑन करके बोल दीजिएगा, बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा सा। जो मल्टी लेवल क्यू का इसमें मतलब है, तो क्यू क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारी प्रोसेसेस हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्रुपिंग करते हुए, बैचेस बनाते हुए हम टोटल नंबर ऑफ क्यूज डिसाइड करेंगे। ठीक है। और उस उन क्यूज को प्रायोरिटी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं तो कुछ एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं और कुछ इंटरनल पैरामीटर्स होते हैं। यानी कि इंटरनल जो पैरामीटर्स थे वो दैट आर टोटली टेक्निकल पैरामीटर्स, और जो एक्सटर्नल थे वो हमारा टेक्निकल से उसका कोई मतलब नहीं होता था, वो रियल लाइफ के हम पैरामीटर्स को उसमें जोड़ देते थे। तो यहाँ पर क्यू डिसाइड करने का मतलब, जैसे मैंने बोला अभी आपको कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोसेस की, उनके अकॉर्डिंग पहले आप क्यू बना लीजिए, और उन क्यूज की क्या करते हैं, फिर हम प्रायोरिटी डिसाइड कर देते हैं। प्रायोरिटी डिसाइड करने का मतलब क्या होता है कि कौन सी क्यू का पहले आपका सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी और सबसे लास्ट में कौन सी क्यू की प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगी। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम आएगी, वो मेन प्रॉब्लम फिर से अगेन यही आएगी, किस चीज की आ जाएगी, स्टारवेशन की। ठीक है। अब स्टारवेशन की प्रॉब्लम आने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये देखिए, आपकी एक दो तीन चार पांच प्रोसेसेस बनी हुई हैं। ठीक है। यानी कि पांच क्यूज बनी हुई है, बेसिकली प्रोसेसेस नहीं है। तो पांच क्यू में क्या है, कुछ सिस्टम प्रोसेसेस हैं, इनको हमने हायर प्रायोरिटी दे रखी है। इंटरेक्टिव प्रोसेस को सेकंड हायर प्रायोरिटी, थर्ड हायर प्रायोरिटी, फोर्थ एंड लास्ट जो प्रायोरिटी है वो स्टूडेंट प्रोसेस लिखी हुई है। तो अब आपको समझना क्या है, स्टारवेशन वाला पहले हम क्लियर कर लेते हैं, फिर एंटायर इसकी वर्किंग समझते हैं।
तो जो स्टारवेशन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो प्रोसीजर क्या कहता है कि हायर जो प्रायोरिटी यानी कि हाई लेवल पे जो हमारी प्रोसेसेस आ रही हैं उनको हमें पहले एग्जीक्यूट करना है। तो फॉर एग्जांपल सिस्टम प्रोसेसेस आती जा रही हैं या इंटरेक्टिव प्रोसेसेस आती जा रही हैं, इंटरेक्टिव एडिटिंग या बैच, जो भी आप समझें। तो अगर हमारा स्टूडेंट प्रोसेसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट प्रोसेसेस को सबसे बाद में हमें चांस मिल रहा है, स्टूडेंट प्रोसेसेस को सबसे बाद में चांस मिल रहा है। और इसके बाद अगर हमें बैच प्रोसेसेस में अगर कोई प्रोसेस एंटर करती है तो उस केस में हमें क्या करना है, स्टूडेंट प्रोसेस के प्रीएम्पशन को एग्जीक्यूशन को प्रीएम्प्ट करना है। तो ये जितने भी अभी यहाँ पर सिर्फ हमारे पास स्टूडेंट प्रोसेसेस के अबव जो हमारे पास 4 प्रोसेसेस दिखाई दे रही हैं, तो ये 4 जो प्रोसेसेस दिखाई दे रही हैं ये हमने कैरेक्टर जो आपको बोला कि कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया हुआ है। तो इसकी जगह हमारे पास कई सारी क्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ क्यूज होंगी उसी के अकॉर्डिंग जो बॉटम जिसको आप प्रायोरिटी दे रहे हैं वो सफर कर सकती है स्टारवेशन के। अब ये जो सिस्टम प्रोसेसेस हैं इनमें भी हमारी शेड्यूलिंग अप्लाई होगी। मतलब यहाँ पर सिस्टम प्रोसेस में अगर 10 प्रोसेस एग्जिस्ट कर रही हैं तो उन 10 प्रोसेस को सबसे पहले चांस किसका मिलना, इसके भी आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगी। और यहाँ पर जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करेगी हर एक क्यू की अलग होगी। मतलब अगर ये एफसीएफएस यूज कर रहा है तो ये आपका एसजीएफ यूज कर सकता है, ये एसआरटीएफ यूज कर सकता है, ये राउंड रॉबिन यूज कर सकता है, या सारी एक जो आपका पैरा एल्गोरिदम है वो सारी की सारी प्रोसेस जो आपकी क्यूज हैं वो एक ही एल्गोरिदम को फॉलो कर रही होंगी। तो ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि विच एल्गोरिदम विल बी टेकन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फिर से समराइज कर रहे हैं कि हमारे पास मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में क्या है। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ क्यूज डिसाइड कर लेते हैं। हर एक क्यू में कुछ ना कुछ प्रोसेसेस होंगी। अब उन क्यूज जो भी नंबर ऑफ क्यूज हैं उनकी हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, ठीक है। और उसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपका एग्जीक्यूशन होगा उन क्यू में रखी हुई प्रोसेसेस का, ठीक है। जो क्यू बनी हुई है उनकी अपनी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिस्टम प्रोसेस जो आप देख रहे हैं इसमें एफसीएफएस हो सकता है, दूसरे में एसजेएफ हो, एंड तीसरे में आपका राउंड रॉबिन हो, एंड सो ऑन। तो ये डिपेंड करता है कि जो क्यू है इंडिविजुअल वो कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फॉलो कर रही है, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, अगर कोई प्रोसेस ये हायर प्रायोरिटी अगर हम मान रहे हैं और इसको हम लोअर प्रायोरिटी मान रहे हैं तो हायर प्रायोरिटी की जितनी भी क्यू हैं अगर उसमें कोई प्रोसेस एंटर करती है तो पहले चांस उस प्रोसेस को मिलेगा। लोअर लेवल की क्यू की जो प्रोसेस है उनका एग्जीक्यूशन प्रीएम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन बनता है, क्या रीजन बनता है कि जो भी हमारी लोअर लेवल जो क्यू है दैट कैन सफर फ्रॉम स्टारवेशन, ठीक है। तो ये एक मेजर आपका डिसएडवांटेज होता है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का। इसी को जो नेक्स्ट हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है दैट इज मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं प्रोसेसेस को, अभी नेक्स्ट आपको बताएंगे इसी डायग्राम को, ये आपका फीडबैक दे देंगे नेक्स्ट में इस तरीके से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई पॉइंट अगर आपका समझ में ना आया हो, ये समझ में आया मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, प्रांजल, शिवांश? यस सर। यस सर, आ गया सर। अब देख लीजिए थोड़ा सा सामने है, अगर कोई इसमें पॉइंट मैं भी पढ़ रहा हूँ आप भी सामने देखिए, अगर कोई प्रोसेस जो आपका कोई पॉइंट आपको ना समझ में आया हो, मैं भी देख रहा हूँ, कुछ जरूरी होगा तो मैं देख लेता हूँ। ये देखिए वही लिखा हुआ है, द प्रोसेस आर परमानेंटली असाइंड टू वन क्यू बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी, जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा था, सच एज मेमोरी साइज प्रायोरिटी एक्सेट्रा। ये देखिए हैज इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हर एक क्यू की अपनी हो सकती है। वही चीजें लिखी हुई हैं।
एब्सोल्यूट प्रायोरिटी ओवर लोअर प्रायोरिटी क्यू, ये सारी चीजें, इसमें कुछ भी नया नहीं है। For example, no process in the batch queue could run unless the queue for system process, interactive process and interactive editing process were all empty। यानी कि ये जितनी भी प्रोसेसेस है आपकी क्यू लगी हुई है, इन क्यू में जितनी भी प्रोसेस है सारी जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, लोअर जो प्रायोरिटी क्यू है उसको चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, और यही रीजन बनता है हमारा स्टारवेशन के लिए। अगर सिस्टम ये इंटरेक्टिव मान लीजिए प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और सडनली आपकी सिस्टम प्रोसेस में एक प्रोसेस एंट्री ले रही है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेक्टिव प्रोसेस में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है, दैट प्रोसेस हैज टू वेट, execution of that particular process will be preempted। ये देखिए another possibility is to time slice among the queues। ठीक है, each queue get a certain portion of CPU time। ये आपका सोल्यूशन दिया जा रहा है, तो ये इसमें शायद नहीं लिखा हुआ है स्टारवेशन जैसी चीज, तो स्टारवेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, अपने लेवल पे लिख भी लेना है कि स्टारवेशन का रीजन क्या है। ठीक है, प्रियम्पशन होना है। अभी आपको ये पॉइंट देख लीजिए कि ये सारी क्यूज जब तक एम्प्टी नहीं हो जाती हैं, अपर लेवल की जितनी भी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती हैं, लोअर लेवल को चांस नहीं मिलेगा। तो एंट्री अगर अपर लेवल क्यू में हो रही है तो जो प्रियम्पशन है वो लोअर लेवल क्यू की प्रोसेस में होता रहेगा। तो अगर नंबर ऑफ क्यूज ज्यादा है तो जो सबसे बॉटम क्यू है वो आपकी स्टारवेशन से सफर कर सकती है। तो वही यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं कि सबको टाइम स्लाइस दे दिया जाए कि ठीक है इतने समय में, लाइक राउंड रॉबिन। तो वेरियस सॉल्यूशंस हैं। जो मेन सॉल्यूशन है वो ये आपका ये है, इसमें आपका जिक्र होगा मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के डिसएडवांटेज का। ये देखिए, इन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग हैज एडवांटेज ऑफ लो शेड्यूलिंग ओवरहेड, but it is inflexible because process do not move from one queue to another queue। The multi-level feedback queue scheduling algorithm allows a process to move between queues। अब जो मैं बात कर रहा था, जैसे प्रीवियस हम ये ले लें, तो इसमें क्या है, ये देखिए आके यहाँ पर आए, जो फीडबैक की बात कर रही है, जो एरो ये आपका निकल जा रहा है, प्रोसेस में इन हुआ और यहाँ से आउट हुआ, तो इस प्रोसेस को हम फीडबैक कर देंगे यहाँ पर। मतलब क्या हुआ, सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, जो भी प्रोसेस बची होंगी वो टेल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यू में इंसर्ट करी जाएंगी। यानी कि जो चांस है वो नेक्स्ट आपका इंटरेक्टिव प्रोसेसेस की क्यू को ही मिलेगा। जो हायर प्रायोरिटी जो हमारी क्यू है, दैट इज सिस्टम प्रोसेस, उसमें जो न्यूली अराइव्ड प्रोसेस है या रिमेनिंग प्रोसेसेस है, दैट विल बी एडेड इनटू द टेल ऑफ लोअर लेवल क्यू प्रोसेसेस। ठीक है, तो इस दिस काइंड ऑफ एजिंग जिसको हम कह सकते हैं विल बी प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम टू रिमूव स्टारवेशन। ठीक है, तो वही देखते हैं। ये देखिए सीपीयू बर्स्ट प्रोसेस, अब इसको आपको ये मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको। अब ये देखिए इसमें क्या किया गया है कि प्रोसेसेस को अकॉर्डिंग टू देयर सीपीयू बस टाइम शॉर्ट कर लिया गया है। मींस मान लीजिए जो ये 8 टाइम क्वांटम है, ठीक है, फिर 16 और फिर एफसीएफएस, तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो है कोई प्रोसेस 8 में ही आपका एग्जीक्यूट कर जाए। भाई ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि फर्स्ट प्रोसेस को हम लेंगे, और भी कई सारे पैरामीटर्स होंगे जिनको हम क्वांटम 8 जो दिया हुआ है इसमें रखेंगे। यानी कि प्रोसेस को 8 मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड या वॉट एवर द टाइम यूनिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चांस मिलेगा। अब यहाँ पर 8 में अगर नहीं हो पाता तो देखिए बाहर निकल गई, आउट हो गई। और अगर नहीं बची हुई प्रोसेस है, दैट विल बी एडेड इनटू द टेल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यू, दैट हैज टाइम क्वांटम 16। ठीक है, 16 में अगर नहीं हो पाता है तो ये आपका एफसीएफएस लगा हुआ। तो ये एक तरीके से एजिंग आप मान लीजिए, या जो स्टारवेशन का जो मेन हमारा डिसएडवांटेज था वो आपका मल्टी लेवल फीडबैक की शेड्यूलिंग में आपका रिमूव किया गया। ये देखिए, इफ
Q0 is empty, the process at the head of Q1 is given a time quantum of 16. या यहां से रुकिए, फिर से बताता हूं यहां से। ये देखिए एजिंग जो मैं टर्म यूज कर रहा था, if a process uses too much CPU time, it will be moved to a lower priority queue, जो मैंने भी बताया। A process that wait too long in a lower priority queue may be moved to a higher priority queue. This form of aging prevents starvation, ठीक है। For example, consider a multi-level feedback queue scheduler with the 3 queue numbered from 0 to 2, जो नेक्स्ट आपका डायग्राम मैंने अभी दिखाया था। A process entering the ready queue is put in Q0 and process in Q0 is given a time quantum of 8 ms. If it does not finish within this time, it is moved to the tail of Q1, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो नेक्स्ट चांस आपको मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 4 प्रोसेस थी, वो टाइम क्वांटम 8 में एग्जीक्यूट कर गई, लेकिन उससे ज्यादा जो 2 प्रोसेस बची हुई थी मान लीजिए, तो 2 प्रोसेस को 8 से ज्यादा समय लग रहा है, तो वो आपकी नेक्स्ट क्यू में मूव कर जाएंगी, और मूव करने के साथ ही साथ कहाँ जा रही है, टेल ऑफ दिस क्यू। तो जो चांस मिलेगा वो सेकंड प्रायोरिटी प्रोसेस की जो आपकी ऑलरेडी क्यू अप प्रोसेस है उनको मिलेगा। तो इस तरीके से आपका स्टारवेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बाकी नीचे देखिए, इफ Q0 इज एम्प्टी द प्रोसेस एट द हेड ऑफ Q1 इज गिवन अ टाइम क्वांटम 16 ms, ठीक है। इफ इट डज नॉट कंप्लीट इट प्रीएम्प्ट एंड क्यू, ठीक है, वही सारी चीजें। प्रोसेस इन क्यू आर रन ऑन FCFS बेसिस बट आर रन ओनली व्हेन Q0 and 1 are empty, ठीक है। This scheduling algorithm gives highest priority to any process with a CPU burst of 8 ms or less, ठीक है। अब वही चीजें जो है कि नंबर ऑफ क्यूज को डिसाइड कर पाना एक थोड़ा सा पैरामीटर आपके यहाँ पर होंगे। A multi-level feedback queue scheduler is defined by the following parameters: the number of queues, the scheduling algorithm for each queue, the method used to determine when to upgrade a process to a higher priority queue, the method used to determine when to demote a process to a lower priority queue, the method used to determine which queue a process will enter when that process needs service, ठीक है। The method used to determine which queue a process will enter when that process needs service, ठीक है। तो ये कई सारे पैरामीटर्स हैं कि नंबर ऑफ क्यूज डिसाइड करना, दूसरा हर एक क्यू का क्या शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आप यूज करेंगे, तीसरा कि कब प्रोसेस को डाउनग्रेड करना है, चौथा कब प्रोसेस को अपग्रेड करना है, ठीक है। एंड जो फाइनली फिफ्थ नंबर है वो ये कह रहा है कि कौन सी प्रोसेस किस पर्टिकुलर क्यू में रहेगी जब उसको एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो एक बार फिर से हम समराइज कर ले रहे हैं कि मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट आया क्यों, टू रिमूव स्टारवेशन, ये की पॉइंट है। स्टारवेशन कैसे हो रहा था ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब इसमें जो है प्रोसेस में कैसे डायग्राम आपके सामने था, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि अगर एक फिक्स टाइम में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही है और अगर वो हायर प्रायोरिटी क्यू में आपकी एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम डाउनग्रेड कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है इन दोनों एल्गोरिथम्स में? इन एल्गोरिथम्स में किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथ कमी है, अटेंडेंस के लिए परेशान ना हो, जो बाकी लोग हैं शायद उनको जानकारी नहीं होगी, ठीक है। बाकी जो लास्ट हमारा है मल्टी लेवल जो सॉरी मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, उसको और देख लेते हैं, इसके बाद वाइंड अप कर देंगे, ठीक है।
ये मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग यानी कि जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर्स होंगे उसमें कैसे शेड्यूलिंग होगी। ठीक है, तो सिंपल सा लगता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कि मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग होते हैं। मल्टी प्रोसेसर आपका सिस्टम क्या होता है, उसमें एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, जिसको हम इन शॉर्ट एसएमपी और एएसएमपी बोलते हैं। ठीक है, इसको तो आपको मास्टर स्लेव वाला कॉन्सेप्ट ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता है। जो मेन आपके जो आगे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में ईच प्रोसेस इज सेल्फ शेड्यूल्ड। ठीक है, जो एसिमेट्रिक में है उसमें आपका मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट यूज होता है। पीछे आ जाते हैं। इन वन अप्रोच ऑल शेड्यूलिंग डिसीजन IO processing and other system activities handled by a single process, the master server. ठीक है, yes processor. The other processor execute only user code और called as asymmetric multiprocessing. तो asymmetric multiprocessing में हमने पहले भी देखा था कि मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट होता है, एक हमारा जो प्रोसेसर होगा वही सारी चीजें हैंडल करेगा। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग में भी आपका वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग अगर बोला जाता है तो उसको आपको मतलब पता होगा, और अगर एसएमपी बोला जा रहा है तो वो भी आपको पता है कि हर एक प्रोसेसर सेल्फ शेड्यूल होगा और जितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगी उनको अपने अकॉर्डिंग एक सर्टेन एल्गोरिथम एग्जीक्यूट कराएगा। कॉमन रेडी क्यू, ईच प्रोसेस में हैव इट्स ओन प्राइवेट क्यू। ठीक है, शेड्यूलिंग प्रोसीड्स बाय having the scheduler for each processor examine the ready queue and select a process to execute। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब सिंपली ये है कि जो हमारा एसिमेट्रिक है उसमें आपके पास जो प्रोसेसर है उसके पास पूरा इंटायर अथॉरिटी आ गई, वो डिसाइड कर रहा है रेडी क्यू में जो भी प्रोसेसेस आ रही हैं उन प्रोसेसेस को किस प्रोसेसर को एलोकेट करना है, और साथ ही साथ अगर एक प्रोसेसर के पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं तो उन प्रोसेसेस के बीच में जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगी वो कौन सी होगी। दिस इज एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। दूसरा जो है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है कि हमारे जितने भी प्रोसेसर्स हैं उनकी खुद शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगी, प्रोसेसर खुद डिसाइड करेंगे कि विच एल्गोरिथम शुड बी टेकन। ठीक है, रेडी क्यू होगी उनकी, और उस रेडी क्यू में जो भी हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो अपना पैरेलल एग्जीक्यूट करते रहेंगे। ठीक है, मल्टी प्रोसेसर का मतलब ही तभी है जब हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग शुरू हो जाए। ठीक है, यहाँ पर वही सारी चीजें हैं जो आपका, जैसे कि मैंने हाँ ये चीज है प्रोसेसर एफिनिटी। जो इश्यूज आ रहे हैं वो एक आपका आता है प्रोसेसर एफिनिटी और दूसरा आता है हमारा लोड बैलेंसिंग। ठीक है, तो प्रोसेसर एफिनिटी क्या होता है, एफिनिटी मींस होता है लगाव। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का फिर से इसमें कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखिए सिनेरियो समझने की कोशिश करिएगा। प्रोसेसर एफिनिटी की बात क्या हुई कि जो कैश में प्रोसेसर का डेटा होगा वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वैलिड होगा। अब मल्टी प्रोग्रामिंग हो रहा है तो क्या हो क्या रही है कि एक जो प्रोसेसर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था उस प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग कैश में कुछ डेटा पड़ा हुआ था फॉर फास्ट एग्जीक्यूशन, और सम हाउ प्रोसेस जो है हमारी स्वैप आउट हो गई। सम हाउ प्रोसेस हमारी स्वैप आउट हो गई। स्वैप आउट होने के रीजंस आपको पता है क्या होते हैं। ठीक है, तो जब स्वैप आउट हो गई दूसरी प्रोसेस स्वैप इन करेगी। ठीक है, दूसरी प्रोसेस अगर ऑलरेडी न्यू है तब तो ठीक है, और अगर कोई दूसरे प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करने वाली प्रोसेस अगर आ रही है प्रोसेसर पे तो कैश में जो डेटा पड़ा हुआ है वो इनवैलिडेट हो जाएगा। तो जो फास्ट प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमारा यहाँ पर फेल हो जाएगा। मतलब समझिएगा, 4 प्रोसेसर थे, चारों पर P1 P2 P3 P4 एग्जीक्यूट हो रही थी। ठीक है, फिर P5 P6 P7 P8, चारों प्रोसेसर्स में जितनी प्रोसेस थी P1 P2 P3 P4 वो सारी क्या हुई, समहाउ आपका एग्जीक्यूशन प्रीएम्प्ट हुआ। प्रोसेस किसी इवेंट या आईओ के लिए वेट कर रही है, और
P5, P6, P7 रिलेटिवली आपकी जो है P1 प्रोसेसर नंबर P1, प्रोसेसर नंबर P2, प्रोसेसर नंबर P3 एंड 4 पे एग्जीक्यूट करने लगी। अब इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें मालूम है कि जो प्रोसेसर जिनका एग्जीक्यूशन प्रीएम्प्ट हुआ था, हर एक का जो वेटिंग टाइम होगा वो आपका सेम तो होगा नहीं, अलग अलग होगा। अब किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस ने अपना आईओ वेट खत्म किया या जो भी इंटरप्ट था उसको ओवर किया। मीनवाइल आपका जो प्रोसेसर नंबर मान लीजिए 3 था, उसका वो खाली हो चुका है और एग्जीक्यूट कर रही थी, दैट इज P1 जिसको हम नाम दे रहे हैं, वो हमारी अपना वेट ओवर कर चुकी है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग होता है क्या है, वो P1 प्रोसेस P3 पर एग्जीक्यूट होने लगेगी। तो P3 पे जब एग्जीक्यूट होने लगेगी तो उसके कैश में जो प्रोसेसर के डेटा पड़ा हुआ है वो P1 के लिए इनवैलिडेट हो जाएगा, यानी कि फिर से उसको कुछ डेटा को पॉपुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। अब पहले तो ये बताइए, इतनी बात समझ में आई? तो प्रोसेसर एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, यानी कि जो प्रोसेस जिस प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट कर रही है उस पे ही एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ये जो हमारा फास्ट एग्जीक्यूशन और पैरेलल एग्जीक्यूशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी यहाँ पर प्रिजर्व रहेगी। ठीक है, अब बताइए इसमें कोई डाउट है? समझ में आया प्रोसेसर एफिनिटी होता क्या है? शिवम, क्या यस कनेक्शन सर। चला? हाँ, समझ में आ गया ना प्रोसेसर एफिनिटी? यस सर यस। ठीक है। अब जो इस प्रोसेसर एफिनिटी को हमें करना क्या होता है, दो टाइप होते हैं, एक होता है हार्ड एफिनिटी और एक होती है सॉफ्ट एफिनिटी। तो हार्ड एफिनिटी में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो 100% गारंटीड क्या होता है कि जो प्रोसेस जिस पर्टिकुलर प्रोसेसर को एलोकेट हुई है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस उसी पर ही एग्जीक्यूट करेगी, चाहे वेट हो या ना हो। ठीक है, अगर वेट कर रही है तो भी आपका जब भी वेट ओवर होगा और अगर मान लीजिए प्रोसेसर फ्री नहीं है तो प्रोसेस को और वेट कराएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और वही प्रोसेसर एलोकेट करेगा जो कि आपका स्टार्टिंग जिस पर्टिकुलर प्रोसेसर ने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू किया था। दिस इज कॉल्ड हार्ड एफिनिटी। और सॉफ्ट एफिनिटी में, सॉफ्ट एफिनिटी का मतलब ये हो गया कि ठीक है, एफिनिटी का कॉन्सेप्ट तो लगेगा, ये जनरली आपका नॉर्मल कोर्सेज में नॉर्मल टर्म में ये रहेगा कि प्रोसेसर सेम ही रहे, बट गारंटीड नहीं है, फोर्सफुली ऑपरेटिंग सिस्टम ये टास्क परफॉर्म नहीं कराता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट एफिनिटी। एफिनिटी का कॉन्सेप्ट रहेगा, कोशिश करेगा इस तरह की कोई प्रोग्रामिंग होगी, लेकिन जो प्राइमरी आपका कंसर्न होता है कि हार्ड एंड फास्ट आपको ये चीज इंप्लीमेंट करवानी है, तो उसको हम हार्ड एफिनिटी बोलेंगे और दूसरे केस में आपका सॉफ्ट एफिनिटी। तो ये देखिए, when an operating system has a policy of attempting to keep a process running on the same processor but not guaranteed and process can migrate between processors, this situation is called soft affinity। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो हमारा हार्ड एफिनिटी होता है, इसमें कहीं लिखा होगा देखिए, some system such as Linux also provide system calls that support hard affinity, thereby allowing a process to specify that it is not to migrate to other processor। ठीक है, तो डिफरेंस आपको सॉफ्ट एफिनिटी और हार्ड एफिनिटी में पता हो गया होगा। अब सेकंड जो हमारा ये जो आपका सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में जो इशू आता है वो क्या आता है, लोड बैलेंसिंग। क्योंकि वो सेंट्रल, जैसे कि एसिमेट्रिक में हमारा मास्टर प्रोसेसर से बैलेंस करता था, लेकिन मास्टर प्रोसेसर है नहीं, तो यहाँ पर ये क्या है, दूसरा जो हमारा टॉपिक आएगा, जो दूसरा पॉइंट है, दैट इज लोड बैलेंसिंग। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं तो हमें इवेंचुअली उन n नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पे लोड रहना चाहिए, तभी हमारा ये मल्टी प्रोसेसर जो आर्किटेक्चर है उसका कोई मतलब रह जाएगा। ठीक है, एक हैवी लोडेड और एक टोटली आइडल, ये आपका कॉन्सेप्ट
पैरेलल प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसर जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी है तो वो बैलेंस कर लेगी, बट इस केस में क्या है, प्रोसेसर्स को खुद ही करना है। तो लोड को बैलेंस करने के दो तरीके हैं, एक पुश माइग्रेशन और एक पुल माइग्रेशन। ठीक है, विद पुश माइग्रेशन अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, प्रोग्राम डिजाइन कर देता है इन द केस ऑफ सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, जो कि क्या करता है, टाइम टू टाइम जो प्रोसेसर्स पे लोड है वो चेक करता है। ठीक है, और अगर इम्बैलेंस कहीं मिलता है तो होता क्या है कि मूव कर देता है कुछ प्रोसेस को जो हमारे खाली प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, with push migration a specific task periodically checks the load on each processor. If it finds an imbalance, even evenly distributes the load by moving or pushing, इसलिए इसको push migration बोलते हैं, processes from overloaded to idle or less busy processor। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या है कि एक थर्ड आपका टास्क है जो कि हैवी लोडेड जो प्रोसेसर्स हैं उनसे प्रोसेस को लेकर पुश करा देता है। कहां पर पुश कराएगा, जो हमारे आपके लाइट लोड पे हैं या आपके लेस बिजी हैं या आइडल। ठीक है, जो पुल माइग्रेशन है, पुल माइग्रेशन में आपका जो प्रोसेसर होता है वो इटसेल्फ चेक करता है। कौन सा प्रोसेसर चेक करेगा, जो कि आइडल है। अगर प्रोसेसर आइडल हो गया है तो वो प्रोसेसर एंटायर जो सिस्टम है उसमें चेक करेगा कि किस पर्टिकुलर प्रोसेसर्स के पास वेटिंग क्यू है, किस पर्टिकुलर प्रोसेसर्स के पास वेटिंग क्यू है। तो उस केस में क्या होगा, वो प्रोसेसर जो आइडल प्रोसेसर है वेटिंग क्यू से प्रोसेसर्स को पुल करने लगता है, खींचने लगता है और एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देता है। अब आपके सामने हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन पुल और पुश माइग्रेशन में क्या, इसको बंद कर देते हैं। अब बताइए, क्या पुश और जो पुल माइग्रेशन है लोड बैलेंसिंग के पार्ट में, उसमें आपका जो आपका प्रोसेसर एफिनिटी है वो यहां पर इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा? बताइए भाई, किसी को पता है? शिखा, शिखा प्रेजेंट है? सुरुचि? सुरुचि या शिखा में से कोई प्रेजेंट है? श्रुति? शिवांश? सर नहीं प्रांजल? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर। हाँ, नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रोसेसर जो एफिनिटी है वो इन दिस केस आपका लोड बैलेंसिंग के केस में वर्क नहीं तो भी सर करेगी। अगर कोई प्रोसेसर, हाँ, जिस जो सर ज्यादा बिजी प्रोसेसर अगर उसमें रहेगी, और हम्म अगर सर कोई ऐसा प्रोसेसर जो आइडल है, तो वो सर हम्म पुल ऑपरेशन के थ्रू सर उससे प्रोसेस ले लेगा और अपना एग्जीक्यूट करवाने लगेगा, तो सर ठीक है, यहाँ बिल्कुल। आपको फेल हो जाएगा वो चीज। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो आपका पुल और पुश दोनों के केस में आपका जो ये प्रोसेसर एफिनिटी वाला केस है या प्रोसेसर एफिनिटी वाली प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, इन द केस ऑफ लोड बैलेंसिंग। तो ये आपके कंप्लीट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स थी। ठीक है, तो जनरली हमने फिर से आपको वही चीज बोली कि जनरली होता है क्या है कि हम राउंड रॉबिन तक बोल देते हैं क्योंकि हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहते हैं, वही चीज दिमाग में रहती है। ठीक है, लेकिन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल फीडबैक की शेड्यूलिंग को हम भूल जाते हैं, और उसके बाद जो हमारा आता है मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, उसमें दो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है, लोड बैलेंसिंग एंड प्रोसेसर एफिनिटी। तो जब भी आपसे कभी ये पूछा जाए कि ठीक है नंबर ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स बताएं, तो इन तीनों एल्गोरिथम्स को भी आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, तब आपका अप्रोप्रिएट आंसर आएगा। वैसे जनरली क्या होता है, ठीक है राउंड रॉबिन तक बता दिया तो आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, स्ट्रेंथ काफी कम है, फिर नेक्स्ट क्लास से देखते हैं जब भी होगी, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है।
सर कुछ कंफर्म है सर, क्लास का आगे होगी सर? यार मुझे भी कंफर्म नहीं था, और तुम लोगों की तरफ से भी कोई मैसेज या फोन तो आया नहीं था, और कोई ऑफिस से भी सर्कुलर नहीं आया था, तो भाई मुझे तो अपना काम करना था, तो इसलिए मैंने अपना लिंक जनरेट कर दिया था। अब कल तक तो एग्जाम ही हुए हैं। अब दुविधा वाली यस सर, बात, यस सर। हाँ, दुविधा वाली बात ये थी कि तुम लोगों के फ्राइडे को खत्म हो चुके थे, हाँ सर, हाँ। तो कल को ये भी कोई मतलब क्वेश्चन कर दे कि भाई ट्रैवलिंग में भी नहीं थे, फ्राइडे को हो गए, तो कोई गाइडलाइन थी नहीं, तो इसलिए जैसे मैंने जी सर। डाल दिया। लोग अपसेंट रहे हैं तो खैर नुकसान नहीं होने देंगे, उनका कोई इशू नहीं है, कम ही बताया है। अब बाकी जब भी होगा तो देखा जाएगा, आदेश जो ओके भी है। सर। ठीक है। ठीक। ओके ओके। ओके। एंड कर रहे हैं। हाँ, किसी को कोई डाउट है भाई तो पूछ सकता है, किसी को कोई अगर डाउट है तो पूछ सकता है। सबको बोझ लगने लगा कि अरे आज क्लास कैसे होगी, मुझे जो लग रहा फील है। चलो खैर ठीक है। चलो ओके, फिर एंड कर रहे हैं यहीं पर, ठीक है।